नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। एक चर्चा जो आजकल हर तरफ है वो ये कि क्या कोरोना वापस आ रहा है, क्या मास्क का दौर फिर से लौट रहा है, क्या फिर से दूरी बनानी होगी। आपके जहन में भी कोरोना को लेकर ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन इन सब का एक जवाब है जो आज आपको मिलेगा कोरोना के सुरक्षा कवच में। आज आपको आंकड़ों के जरिए स्थिति बताएंगे, तैयारियों के जरिए आपकी चिंता को दूर करने की कोशिश करेंगे। सावधानी, सतर्कता, निगरानी, टेस्टिंग, भारत का कोविड कवच तैयार है। लिहाजा घबराने की कोई भी बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में कोरोना का नया वेरिएंट सर उठा रहा है। चीन हो, सिंगापुर हो, हांगकांग और थाईलैंड में इसका असर दिख रहा है। 19 मई तक भारत में 257 एक्टिव मामले सामने आए, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वेरिएंट को लेकर घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तो कोरोना वायरस फिर से पैर पसार रहा है। कोविड के खतरे ने एक बार फिर से लोगों को टेंशन में डाल दिया है। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब भारत में भी कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ रही है। दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बाद भारत में भी हाल के हफ्तों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। भारत में अब तक 257 एक्टिव केसेस मिले हैं और संक्रमण से 2 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अधिकांश मामले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आए। पुडुचेरी की बात करें तो 12 नए मामले वहां पर भी सामने आए हैं। कर्नाटक में 16 केसेस सक्रिय सामने आए। गुजरात की बात करें तो एक ही दिन में 7 नए मामले वहां भी देखे गए हैं। और महाराष्ट्र कोरोना वायरस के लिए जनवरी से अब तक कुल 6066 स्वैब नमूनों की जांच यहां पर की गई है, जिनमें से 106 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और इनमें से 101 मुंबई से और बाकी पुणे, ठाणे और कोल्हापुर से थे। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वर्तमान में 52 मरीजों को हल्के लक्षण हैं, जबकि 16 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या है ये नया वेरिएंट। कोरोना के मामलों के लिए ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट JN.1 को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसने एशिया के कई देशों में संक्रमण दर को तेजी से बढ़ा दिया है। सिंगापुर में अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। हांगकांग की बात करें तो इस वेरिएंट से मौत भी वहां पर हुई है और इस कारण दुनिया भर के वैज्ञानिक JN.1 वेरिएंट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि ये वेरिएंट तेजी से फैलता है और इसीलिए अलर्ट रहने की जरूरत है, यानी कि सावधानी बहुत जरूरी है। तो JN.1 कोरोना वायरस का नया रूप है जो कि ओमिक्रॉन के BA.2.86 वेरिएंट से डेवलप हुआ है। इसकी पहचान पहली बार अगस्त 2023 में हुई थी। जॉन्स हॉपकिंस के विशेषज्ञों के मुताबिक JN.1 में लगभग 30 नए म्यूटेशंस हैं जो इसे शरीर की इम्यून सिस्टम से बचने में सक्षम बनाते हैं। इम्यून सिस्टम को ये लड़ने से रोकता है और इसके स्पाइक प्रोटीन में हुआ बदलाव वायरस को पहचान से छिपने और तेजी से फैलने में मदद करता है। अब आपको इस सब वेरिएंट के लक्षण भी बता देते हैं क्या क्या हो सकते हैं। ज़्यादातर JN.1 संक्रमितों में ऊपरी श्वसन तंत्र से जुड़े हल्के लक्षण देखे गए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर बुखार है, नाक बहना, गले में खराश, सर दर्द, थकान, मांसपेशियों में कमजोरी और मामूली गैस्ट्रोएंटेराइटिस संबंधी समस्याएं शामिल हैं। और कुछ मरीजों में भूख ना लगना और लगातार मतली या फिर उल्टी की शिकायत भी मरीजों में देखी गई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि सरकार की तैयारी क्या है। सरकार की जो तैयारी है उसे देखकर सुनकर शायद आपको थोड़ा सा संतुष्टि भी होगी, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए, चौकन्ना हालात पर पैनी नजर रखे हुए है और साथ ही सरकार ये पक्का कर रही है कि लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम हो वो सबसे पहले उठाए जाए, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार हो। अस्पतालों को भी इस बाबत तमाम इंस्ट्रक्शंस लगातार दी जा रही हैं। तो पहली बात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड की खबर आते ही फौरन सभी जानकारों और बड़े अधिकारियों के साथ 3 दिन पहले ही एक रिव्यू मीटिंग कर ली थी और इस मीटिंग में स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल समेत नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स समेत केंद्र सरकार के बड़े अस्पतालों के टॉप एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। और देश में
सांस की बीमारियों और कोरोना पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम और आईसीएमआर का एक मजबूत सिस्टम पहले से ही काम कर रहा है, जो कि लगातार निगरानी रखे हुए है। देश के सभी राज्यों भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोविड को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी और मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर निगरानी, टेस्टिंग और रिपोर्टिंग को लेकर सख्त निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने राज्य में आईसीयू और वेंटिलेटर तैयार रखने का आदेश भी दिया है और साथ ही उन्होंने कोविड के साथ डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों पर भी नजर रखने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, कोविड को लेकर सलाह सबके लिए यही दी जा रही है कि भारत में अभी फिलहाल कोरोना की स्थिति पूरी तरह से काबू में है, घबराने की कोई बात नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें भी कोविड, डेंगू, मलेरिया जैसी सेहत से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार बता रही हैं। सरकार बिल्कुल अलर्ट है। कोई भी अगर ऐसा कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए जो कुछ उपाय योजना करनी चाहिए, उसके लिए सरकार बिल्कुल अलर्ट है। मुझे आपके माध्यम से सभी जनता को आह्वान करना है कि ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना जो कि इसके पहले हम लोग उसके बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने काम किया है। अब कोरोना नॉर्मल जैसा हो गया है, उसके लिए अभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी प्रतिकार शक्ति हम लोगों की बढ़ गई है और प्रतिकार शक्ति बढ़ने के कारण ये जो कोरोना की अभी स्थिति है वो तो चलती रहेगी। कोरोना अभी हम साथ लेके ही चलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। तैयारी क्या है, किस तरह का एक्शन सरकार ले रही है, उसी को लेकर आज हम आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर अयोध्या में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इसीलिए श्रद्धालुओं की भीड़ और धार्मिक आयोजनों के चलते अयोध्या को फोकस पॉइंट बनाया गया है। अब रामनगरी में मॉक ड्रिल भी हो रही है ताकि किसी भी स्थिति से फौरन और प्रभावी ढंग से निपटा जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहां पर किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। सरकार बिल्कुल अलर्ट है। कोई भी अगर ऐसा कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए जो कुछ उपाय योजना करनी चाहिए, उसके लिए सरकार बिल्कुल अलर्ट है। मुझे आपके माध्यम से सभी जनता को आह्वान करना है कि ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे यहाँ दर्शन के लिए आते हैं वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहेंगे। आप देखेंगे कि वहाँ भी हम विशेष रूप से चाहे हमारे ये मास्क हो या सैनिटाइजर हो या इस तरह के आप प्रचार प्रसार जिनसे वो बच सकें, क्या करना क्या नहीं करना, उस तरह संबंधित दिशा निर्देश दे दिए गए, उनका अनुपालन वहाँ करेंगे। हमारे जो हेल्थ पोस्ट वहाँ बनाए गए हैं और बाकी एक तरह का आप देखेंगे जल्दी हम उस तरह का मॉक ड्रिल भी करेंगे जैसा आपने पहले देखा होगा। तो इस बार कोरोना के खतरे को लेकर विशेषज्ञ भी आश्वस्त हैं और वो यही कह रहे हैं कि भारत में लोगों को फिलहाल डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि कोविड-19 अब पहले जैसा विनाशकारी वायरस नहीं है। 2021 के अंत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने के बाद से कोरोना की गंभीरता में काफी कमी आई है। सिंगापुर और हांगकांग में कोरोना में उछाल की वजह बनने वाले दो वेरिएंट्स LF.7 और NB.18 हैं, जो JN.1 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के वंशज हैं और ये दोनों ही वेरिएंट्स ज्यादा गंभीर बीमारियों की वजह नहीं बनते हैं। तो कुल मिलाकर JN.1 को अभी फिलहाल चिंता का वेरिएंट नहीं बताया जा रहा है और विशेषज्ञों का भी तर्क यही है कि भारत में लोग पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत कई सब वेरिएंट्स के संपर्क में आ चुके हैं, उन्हें वैक्सीन लग चुकी है और इसीलिए नए वेरिएंट से गंभीर बीमारी का कोई खतरा नहीं है। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ एचओडी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, मैक्स अस्पताल से। डॉक्टर नवनीत सूद हमारे साथ हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी के धर्मशिला अस्पताल से। और डॉक्टर मोहसिन वली सीनियर कंसल्टेंट गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर वली आपसे, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है इसीलिए आपसे शुरुआत करने जा रही हूँ। डरना है या सावधान रहना है? सावधान तो हमेशा रहना है और डरता तो भारत किसी भी चीज से नहीं है, आपने देख ही लिया है पिछले दिनों में। हाँ। तो सावधानी जो है वो लिखा रहता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। हमारे देश का जो परिप्रेक्ष्य है जिसमें हम इतनी सारी बात करते हैं दूसरे देशों से मिलाकर, वो डिफरेंट है। एक तो हमारी आबादी बहुत बड़ी है
और उस आबादी में जब हम दूसरे देश में अगर 200 केस हुए और अपने देश में 200 केस हुए कंपेयर करेंगे, तो वो अनुपातित नहीं होगा, प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। तो इसलिए डरने की वहां कोई बात नहीं है। इससे इनफाइनाइट सिमल नंबर और वेरी स्मॉल नंबर, बट ये जो सावधानी है ये मास्क वाली बहुत जरूरी है। और ये भूल रहे हैं हम, और ये भी भूल रहे हैं हम। इसको इस तरह से दिखाना चाहिए, इसको सही वाली तरफ से। तो ये जो हम भूल रहे हैं ना, उसको याद रखना है। और आप ये काम कर रहे हैं, आपने इतनी अच्छी रिसर्च करी, सब डाटा दिया, हर प्रदेश का डाटा दिया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये डाटा क्यों सामने आया। अभी 6 दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी कि साहब हांगकांग में, सिंगापुर से शुरू हुआ था ये, और चाइना में कोविड के केसेस हॉस्पिटल्स में बहुत भीड़ कर रहे हैं। तो जो भीड़ हो रही है ना, वो हमारे यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है जब सीजन ठंडा था। और हमें याद है, और मैं एक बच्चों के डॉक्टर के साथ भी बैठता हूँ अपनी ओपीडी में, वो आज भी कह रहे थे एब्डोमिनल फ्लू के सिम्टम्स बच्चों में वायरस के आ रहे हैं। तो उसका हम पहचान कर लेंगे, बज़ाहिर वो कोरोना नहीं है, लेकिन फ्लू लाइक इलनेस बहुत लोगों को पिछले दिनों हुई है, जिनमें से सबका कोविड टेस्ट नहीं कराया गया। क्योंकि हमारे पास एक अच्छा टेस्ट है, रैपिड बायोफायर टेस्ट, उससे हमने उन पर आके वायरसी इन्फेक्शन था ट्रीट किया है। तो ये इसमें डरने की बात नहीं है। दूसरा, आपने सही बताया कि वेरिएंट का निकला हुआ रूप है LF17 एंड द अदर 118। तो ये क्या है कि जितनी बार ये वायरस म्यूटेट करता है, वेरिएंट निकालता है नया अपना, तो ये इसकी वायरुलेंस नॉर्मल रूल है, ये नॉर्मल रूल, एक्सेप्शंस आर देयर, कम हो जाती है। तो इसमें कम हो जाने में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, पर 3 दिन पहले जब मैं घर पे जाके खाने पे बैठा, तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे अलर्ट किया, पापा मास्क लगाइए आप कल से, क्योंकि ये कोरोना आ रहा है। तो मैंने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मास्क बहुत अच्छी चीज है, पोल्यूशन से भी बचाती है, कोरोना से भी बचाती है, और दूसरे वायरल इन्फेक्शन से भी बचाती है। तो यही करना है बस, ये वाला लगाइए या वो वाला लगाइए, बैरियर रखिए ना, बैरियर रखिए। यानी सावधानी बरतनी है, सावधानी बरतनी, बिल्कुल। देखिए, इसीलिए आज हम ये शो कर रहे हैं। और आपको अगर याद हो डॉक्टर वली, तो गुड न्यूज़ टुडे की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। वो जब मायूसियों का दौर था, जब नेगेटिविटी का दौर था, कोविड था, जब हर तरफ अनिश्चितता का दौर था, उसी दौर में गुड न्यूज़ टुडे आया था, एक अच्छी खबरों वाला चैनल जो लोगों को अलर्ट कर सके, जो लोगों को सावधान कर सके, डराए नहीं और उन्हें अच्छी खबर दे सके। इसी के साथ अच्छी खबरें ये भी है कि हमारा देश अच्छे से वैक्सीनेटेड है, हमारी सरकारी मशीनरी पूरी तरह से तैयार है, हमारे अस्पताल वेल इक्विप्ड है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहना। और इसीलिए डॉक्टर, ये तीनों पैनलिस्ट जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, देश के जाने माने डॉक्टर्स हैं, और इन्हीं के जरिए हम आपको सिर्फ अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कहाँ रहना है, किस चीज पर अलर्ट होना है, कहाँ क्या आपको करना है। डॉक्टर नवनीत सूद, आगे बढ़ूं उससे पहले जरा ये जो नया वेरिएंट है, क्योंकि लोगों को साथ साथ हम समझाते चले, डॉक्टर वली ने तो बताया कि क्यों हमें सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा इस वेरिएंट के बारे में बता दें, उसके लक्षण क्या होते हैं, कहां लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, लक्षण जो आपने अभी बताए थे ऑलमोस्ट वैसे ही लक्षण रहते हैं जो डॉक्टर वली ने बताया अभी, वो भी काफी हद तक जायज है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च में बहुत सारे पेशेंट्स आए थे जो फ्लू के पेशेंट्स थे, और बहुत सारे पेशेंट्स का टेस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि पेरिफेरी में बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं किया गया था। अब ये जो JN1 वेरिएंट का सब वेरिएंट्स हैं, ये है ओमिक्रॉन टाइप ही। अगर आपको याद हो तो ओमिक्रॉन जो लास्ट टाइम भी आया था, तो वो थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म था, लेके कि आपको कितना नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि तब तक एक तो इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई थी, दूसरी एक चीज थी कि ये वायरस भी थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म हो गया था पहले वाले 2 वेव से लेके। मेरे ख्याल से एक चीज मैं इस चीज को अंडरलाइन करता चलूं कि जो ध्यान रखने की चीज है, अपार्ट फ्रॉम जो हम ऑलरेडी करते हैं, मास्क और हैंड वॉश, जो हमने ऑल थ्रू कोविड हमने जो देखा है, वो ये देखा है कि जो पेशेंट ज्यादा सीवियर डिजीज जिनको होता है, उनके पास कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, हार्ट की हो, किडनी की हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो। तो वो जो लोग हैं, और बहुत सारे अनडायग्नोज डायबिटिक्स भी हैं हमारे यहाँ पे, आपको अगर ध्यान होगा तो बहुत सारे लोग डायबिटीज डायग्नोज हुए थे कोविड के वक्त, आपके आसपास के लोगों में भी बहुत सारे डायबिटीज डायग्नोज। तो एक चीज तो मैं ये सबको कहूंगा कि अगर कोविड आ रहा है तो कोई घबराने वाला कोई चीज नहीं है, क्योंकि कोई माइल्डर फॉर्म ही होगा, बट जिसमें सीवियर होगा
वो जो एक सेगमेंट ऑफ है, स्पेशली आपका जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जो मैंने अभी गिनाए आपको, कैंसर, किडनी, हार्ट, लिवर, जिनके भी पेशेंट्स हैं, प्लस डायबिटीज है, तो आप एक एटलीस्ट अपना एनुअल वर्कअप जरूर करा लीजिए, जिन्होंने नहीं कराया, स्पेशली जो मिडिल क्लास या एल्डरली हैं, ताकि जो अनडायग्नोज्ड जो लोग हैं वो एटलीस्ट उनको पता हो कि कितना ज्यादा ख्याल रखना है। सपोजिटली मैं किसी यंगस्टर को बोलूं कि आपको क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना, उसका काम ही क्राउडेड प्लेस में है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि वो ना उसको फॉलो कर पाए। बट जिसको पता है कि मेरे को बहुत डायबिटीज है जो कंट्रोल नहीं हो रही है, मेरे को कैंसर है, तो मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज्यादा ध्यान रखना है, मेरे को अपना मास्क भी बिल्कुल। पहनना है, मेरे को हैंड सैनिटाइजर दोनों से भी अलग अलग। चलिए, बाकी सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है फ्लू जैसे। सिम्टम सिमिलर है, गले में खराश है, सर दर्द है, थकान है, मांसपेशियों में कमजोरी है, पेट से जुड़ी समस्या है जिसका जिक्र डॉक्टर वली कर रहे थे, भूख ना लगना, उल्टी, ये तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको शायद ये नहीं पता होता कि वो डायबिटिक हैं या नहीं, या फिर शरीर में कहीं कोई डेफिशिएंसी है या नहीं। कम से कम आपको ऐसे समय में इस बात को साथ ही साथ क्लियर करते चले कि आपको एक बार होल बॉडी चेकअप जरूर करा लेना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है शरीर में। डॉक्टर मनोज, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और सबसे बड़ी समस्या कार्डियक पेशेंट्स को ही होती है ऐसे समय में। जी देखिए, अब तमाम आप जो अभी जिक्र कर रहे थे और जो रिपोर्ट भी आपने दिखाए, हमारे दोनों जो सहयोगी हैं उन लोगों ने भी जो बताया कि JN.1 वेरिएंट्स, देखिए WHO ने भी कहा है कि ये ग्लोबल जो हेल्थ रिस्क है वो बहुत बड़ा नहीं है इससे। खास करके चूंकि ये आपने देखा होगा कि ये डिसेंडेंट है BA.2.86 का, जिसको हम लोग कॉमनली पिरोला बोलते हैं, तो उसमें म्यूटेशंस हुए, 30 म्यूटेशंस थे, जिससे इसकी ट्रांसमिशन जो रेट थी वो बढ़ गई, लेकिन सिवियरिटी डिजीज की नहीं बढ़ी। और दूसरी बात कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ 2021-22 में, जब ओमिक्रॉन का वेव चला था, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक इम्यूनाइज्ड होंगे। देखिए, वैक्सीन जो हमारे यहाँ कोविशील्ड या कोवैक्सीन थी, कोवैक्सीन तो एक मतलब एटेनुएटेड वायरस की वैक्सीन थी, वो इसमें JN.1 में काम नहीं करेगी। लेकिन निश्चित तौर पे कुछ नए वैक्सीन आए हैं जो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, जैसे जेमकोवैक 19 जो आ रहा है, वो उसमें JN.1 का भी स्ट्रेन के अगेंस्ट वो इफेक्टिव होगी। बट जो हमारे मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी T सेल्स और B सेल्स जो बने हैं पिछले इन्फेक्शन से, वो काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क नहीं होगा हमारे कम्युनिटी के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। खास करके आपने कोमॉर्बिड पेशेंट्स की बात की, जैसे डॉक्टर सूद ने भी बताया कि जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज है, CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या जिनको हार्ट में स्टेंट्स पड़े हुए हैं, बाईपास हुआ है, या जिनका हार्ट फंक्शन जो पंपिंग है वो कम है, जिसको हार्ट फेल्योर बोलते हैं हम लोग, तो इन तरह के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बच्चों में इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, पर बच्चों में ये देखा गया है कि बहुत सीवियर फॉर्म कोविड का पहले भी नहीं रहा, चाहे जो भी वेरिएंट्स आए। तो कार्डियक पेशेंट्स के लिए मैं एक सुझाव दूंगा कि देखिए, जो आप अपनी मेडिसिन खाते हैं, जैसे आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं, कोई डायरेटिक्स खा रहे हैं, पानी का इंटेक आपको कुछ रेस्ट्रिक्ट किया, वो सब चीजों को फॉलो करें। और खास करके जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन है, जिनकी पंपिंग कम है, वो भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें, क्योंकि किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उनके हार्ट फेलियर को प्रिसिपिटेट करता है। तो उनको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। शुगर का कंट्रोल बिल्कुल ठीक होना चाहिए, BP का कंट्रोल ठीक होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि सतर्क रहने की जरूरत है, बट कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर वली, आपके पास आते हुए जिन सिम्टम्स का जिक्र हम कर रहे हैं, जैसे गले में खराश, सरदर्द, थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, पेट से जुड़ी समस्या, भूख ना लगना, उल्टी, ये डॉक्टर साहब एक नॉर्मल सिम्टम भी हैं। अगर हम एक नॉर्मल फ्लू की बात करें या हम कहें कि किसी को थ्रोट एक हो गया, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम्स भी है। हम इसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे? दूसरा सवाल ये कि जिन लोगों को ये सिम्टम है, क्या उनको कोविड टेस्ट कराने की इमीडिएटली जरूरत है या नहीं? देखिए, इसका 2 भाग में आंसर है। पहले मैं आखिरी वाले का आंसर कर दूं। सिम्टम्स हैं तो टेस्ट कराने की जरूरत है नहीं। नॉर्मली आजकल हम और भी वायरसेस टेस्ट कर रहे हैं, और ये नाक से टेस्ट होता है, ये सबको पता है। तो इसका डिसीजन डॉक्टर पे छोड़ दें कब कराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, ये बताते चलें, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था। खुद डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। तो लैब में ये जब भी जाएं हम टेस्ट कराने, जब हमको इसका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे, ये तो ठीक बात हो गई।
डॉक्टर्स को आपने अलर्ट कर दिया इस प्रोग्राम के जरिए, तो हम अलर्ट हो गए। अब सिम्टम्स जो हैं ये बहुत बड़ी पेचीदा चीज़ है। सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, आजकल पोल्यूशन भी हुआ, जिस दिन बारिश हो जाती है सडनली पोल्यूशन ड्रॉप हो जाता है, जैसे आज हुआ। और कल आंधी आई थी तो धूल मिट्टी गर्दा सब उड़ गया था। तो अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि उसके और अपने बीच में बैरियर बनाएं, जिसके लिए मास्क सबसे सुलभ चार है, सबसे सुलभ यंत्र है। और मैं तो मेरा अपना सुरक्षा कवच, मैंने इसका एब्रीविएशन डिसेफर किया था कोविड में, मास्क मेरा, ए अपना, एस सुरक्षा और कैसे कवच, आपने का प्रोग्राम का टाइटल भी दिया है आज। बिल्कुल। तो इट इज कोइंसाइडिंग विद द वर्ड मास्क। आपके जो, मैं एक बात बता रहा हूँ अच्छी, कि मास्क जो है इसका एब्रीविएटेड फॉर्म आपके प्रोग्राम के आज के टाइटल से कोइंसाइड कर रहा है, और यही इसका दारोमदार है, यही इसका क्रक्स है इस 40 मिनट का जो हम बात कर रहे हैं, कि हमको मेरा अपना सुरक्षा कवच पहनना है, यानी मास्क पहनना है। अब दूसरा है स्कूल्स। स्कूल्स में इसकी बच्चों को बताना चाहिए, टीचर्स को, कि भाई जैसे मेरे छोटे बेटे ने बताया मुझे खाना खाते खाते कि पापा वो आ गया, वो फोन में देख के बताया उसने, 4-5 दिन पहले ही आया था शाम को, जब मिनिस्ट्री की जिस दिन मीटिंग हुई थी, तो जो आपने बताया, तो ये हमको बहुत ज़रूरी है। और तीसरा अपने जो है खास तौर से जो बॉडी की जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेन ना करें। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ एक्सरसाइज कीजिए और एडिक्वेट स्लीप लीजिए, और ऑलरेडी लंग्स में बहुत पोल्यूशन जा रहा है और उसमें और धुआं मत डालिए और धुआं मत उड़ेलिए, तो ये बहुत अच्छा है। और संयमित आहार लीजिए, गर्मियों में जो आजकल सादा खाना है वो खाइए, मौसम के फल खाइए। जो हमने इम्यूनिटी की बात करते थे कोविड में, इम्यूनिटी क्या है, वो उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको मजबूत रखा जा सकता है। वो अपने स्ट्रेन को, स्ट्रेस को कम करके, स्मोकिंग को कम करके, अल्कोहल को कम करके, कॉन्स्टिपेशन को भी अब मैं कहने लगा हूँ कम करके, और अपनी स्लीप को एडिक्वेट रखकर, और एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस से बचकर, ये सब स्वस्थ जीवन का हिस्सा हैं, और ये सब हल हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस के। और जब भी बॉडी में कुछ कमजोरी आती है, और आजकल एक चीज बहुत हो रही है, लोग एसी में सोते हैं, जब सोने के 2-3 घंटे के बाद एसी से कमरा ठंडा होता है और करवट बदलते हैं, तो जो चादर कमर पे होती थी वो उठ जाती है, और उनकी कमर को एक्सपोजर होता है उसी टेम्परेचर पे एसी के जिसको वो करके सोते हैं। इस तरह के कोल्ड एक्सपोजर से बचे जो आपके कमरे के अंदर अनायास हो रहा है। और उसके बाद ये निमोनिया वगैरह मैं देखता हूँ कुछ लोगों को, ये हिस्ट्री लेता हूँ, मिलती है कि अब हम अपना टेम्परेचर तो ठीक रख के सोते हैं, लेकिन रात में कमरा ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये इस तरह के एक्सपोजर से बचे, क्योंकि तेज गर्मी का मतलब हमारे यहाँ ये होता है तेज एसी नहीं, एसी को मॉडरेट रखो ताकि तुम्हें गर्म कपड़ा न ओढ़ना पड़े। बिल्कुल, ये एक फाइन पॉइंट बता रहा हूँ मैं सबके लिए, आपकी बिजली भी बचेगी इससे। चलिए लौटती हूँ, एक बार डॉक्टर सूद आपको इंक्लूड करूंगी। एक पॉइंट और जरा क्लियर कर दीजिए दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हमें देख भी रहे हैं यहाँ पर और आपके माध्यम से जानकारी भी पहुंच रही है उन तक। क्या इसमें भी जैसे स्मेल चली जाए या फिर टेस्ट चला जाए, क्या ऐसा कुछ इस वेरिएंट में भी होता है, अपार्ट फ्रॉम वो तमाम लक्षण जिसका जिक्र हम लगातार करते जा रहे हैं? ये बहुत सारे वायरसेस में होता है, बट इसमें भी स्पेसिफिकली काफी फ्रिक्वेंटली पाया जाता है स्मेल और टेस्ट। स्मेल से ज्यादा, पिछली बार ही शायद स्मेल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, इस बार जो पेशेंट्स हैं जो अपेरेंटली वो टेस्ट के बारे में भी काफी कुछ बता रहे हैं। और अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखूं तो कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो हमारे जिन जो टेस्ट का बता रहे थे। एक्चुअली कोविड के बहुत सारे साथ के जो वायरसेस होते हैं वो भी बहुत सारे ऐसे ही सिम्टम्स करते हैं। तो स्मेल और टेस्ट जाना और उसके साथ बाकी सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स का होना इंडिकेट जरूर करता है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। ज्यादा सतर्कता मैं फिर भी उन्हीं केसेस में कहूंगा जो हाई रिस्क जो पेशेंट्स अभी जो सारे पैनलिस्ट ने बताया आपको, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ज्यादा, जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे बहुत जल्दी कि मेरे को जुकाम ही हुआ है। अब कोई पेशेंट अगर कैंसर का, लंग का, हार्ट का पेशेंट है, तो वो अब इस समय में जब ये खबर आ रही है तो वो एटलीस्ट उस चीज को अवॉइड ना करें।
ठीक है। क्योंकि वो वर्कअप नहीं होगा। इससे नॉर्मल वेरिएंट एक होता है, नॉर्मल जुकाम होता है, वो ठीक है, वो बहुत समय होता रहता है बीच में। बट क्योंकि आप ज्यादा रिस्क पे हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस ठीक है। चीज पे कि आपको थोड़ी सी मेडिकल हेल्थ, थोड़ा जल्दी आपको मेडिकल फैसिलिटी अवेल करनी पड़ेगी। यानी कि जितने भी वल्नरेबल पेशेंट्स हैं या फिर लोग हैं, वो अगर ऐसा कोई सिम्टम आता है तो तुरंत से चिकित्सीय सलाह जरूर लें, नहीं डरना, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन का सुरक्षा कवच भी है। 220 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोज मिल चुकी है, करीब 103 करोड़ पहली डोज ले चुके हैं, 95 करोड़ लोगों डबल वैक्सीनेटेड है, यानी कि दूसरी डोज ले चुके हैं, और उस पे भी 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज भी लिया है। पुरुषों में करीब 100 करोड़ लोग हैं जिन्होंने डोज लिया है, 96 करोड़ महिलाओं ने डोज लिया है। और एज वाइज अगर हम बात करें, 12 से 14 साल तक के 7 करोड़ बच्चे हैं जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवाई है, 15 से 17 साल के 11 करोड़, 18 से 44 साल के 113 करोड़, और 40 से 60 साल के 41 करोड़, और 60 साल से ऊपर के 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। डॉक्टर मनोज, अब आपके पास आते हुए, हम पूरी तरह से वैक्सीनेटेड भी हैं, भारत ने अपनी तरफ से सुरक्षा कवच तैयार भी कर लिया है, लेकिन फिर भी ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर सूद जिन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि वो लोग जो कि वल्नरेबल हैं, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। खुद डॉक्टर नहीं बनना, बल्कि अगर कोई भी सिम्टम नजर आता है तो सीधा डॉक्टर के पास जाना है। हार्ट पेशेंट्स, कार्डियक पेशेंट्स, उनमें किस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं कि तुरंत से उनको चिकित्सीय सलाह लेनी होगी? देखिए, अभी जो हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आपने बताया, अभी अपने रिपोर्ट में भी बताया कि 257 पेशेंट्स रिपोर्टेड हैं। 2 डेथ रिपोर्टेड है कोविड पेशेंट्स की जो पॉजिटिव थे, कोविड पॉजिटिव थे, बट उनके जो कॉज ऑफ डेथ था या मौत का कारण जो था वो कोविड के अलावा दूसरे थे, जैसे एक में कैंसर था, एक में कुछ और कोमॉर्बिडिटी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वल्नरेबल जिसको आप बोल रहे हैं, जो पेशेंट्स विद कोमॉर्बिडिटी, खास करके ट्रांसप्लांट पेशेंट्स भी बड़े हाई रिस्क पे होते हैं। पुराने जो ओल्ड डायबिटिक्स हैं, जिनकी डायबिटीज पुअरली कंट्रोल्ड है, खास करके अगर हार्ट डिजीज है, पोस्ट स्टेंटिंग है, पोस्ट सीएबीजी है, इन लोगों को लक्षण तो सेम आएंगे जो इस तरीके के, बट इनका जो प्रोग्रेशन डिजीज का बढ़ जाता है, क्योंकि ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, इसलिए हो सकता है कि इनको हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू केयर की भी जरूरत पड़े। क्योंकि जिन लोगों को भी आईसीयू केयर की इसमें जरूरत पड़ी है, वो कुछ ना कुछ कोमॉर्बिडिटी थी। तो कार्डियक पेशेंट्स के लिए मैं यही कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो कार्डियक मेडिसिन चल रही है उसको कंटिन्यू रखें। एक बार अगर आपको किसी भी तरह का जुकाम होता है, बॉडी एक होता है, इस तरह की फेब्राइल इलनेस, जो यूजुअल जो सिम्टम्स हैं JN.1 के, जो फ्लू लाइक सिंड्रोम्स जिसको बोलते हैं, उस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कम मिलें, आप टेस्ट कराएं। देखिए, टेस्ट कराने का फायदा क्या है, डॉक्टर के कहने से टेस्ट कराएं, उसका 2 फायदा है। पर्सनल लेवल पे भी आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे बहुत ही फायदा है, क्योंकि आप स्प्रेड करने से भी आप बचते हैं, आप स्प्रेड नहीं करते हैं। तो टेस्ट तो रिक्वायर्ड है, और शायद मुझे लगता है केसेस के नंबर कुछ और बढ़ेंगे तो टेस्ट और कॉमन हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इसको भी क्लियर करते चलिए, क्योंकि अभी अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट ने इस बात का जिक्र भी किया कि अगर आपको टेस्ट भी कराना है, तब भी आप डॉक्टरी सलाह के बाद ही टेस्ट पे जाइए, आप खुद नहीं चले जाइए टेस्ट कराने। इसको भी क्लियर करते चलते हैं साथ साथ। मैं तो वही कह रहा हूँ नवजोत जी कि अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, आप अपने रेगुलर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि देखिए हमारे को स्टेंट लगा हुआ था, या हमारी बाईपास सर्जरी हुई है, हमारा सांस फूलता है, या हमारे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं। खास करके सबसे वल्नरेबल ये कार्डियक पेशेंट्स में हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जिनकी हार्ट की जो पंपिंग है या संकुचन क्षमता, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, वो कम होती है। तो उसमें क्या होता है कि लंग्स जो है वो थोड़ा फ्लडेड सा रहता है, मतलब वेट लंग्स रहता है, तो उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, निमोनिया होने के चांस रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको लगेगा कि जो सिम्टम्स है वो काफी सजेस्टिव है कोविड का या वायरल इलनेस का, वो टेस्ट कराना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे ओटीसी की तरह के आप जाएं लैब में और कहें कि मेरा कोविड टेस्ट कर दें, वो तो पैंडेमिक में हो सकता है कि ठीक हो बात, जब एपिडेमिक फॉर्म में। देखिए, कोविड के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि कोविड कहीं नया फिर नहीं आया, कोविड था, कोविड परसिस्ट कर रहा था इंडेमिक फॉर्म में। कहीं कहीं पॉकेट्स में कोविड हो रहे थे, लोगों को हो रहा था, पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि टेस्टिंग भी नहीं हो रही है बहुत दिनों से ज्यादा लोगों की। बट वही अब जो स्ट्रेन चेंज हुआ है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी और ट्रांसमिशन बढ़ा है, तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि उस समय टेस्ट की जरूरत हो, बट टेस्ट आज के डेट में या अभी
मौजूदा परिस्थिति में आप डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही अपना टेस्ट बिल्कुल करें। बिल्कुल। डॉक्टर सूद, एक बार आपके पास आते हैं, फिर डॉक्टर वली के पास जाऊंगी। वो पेशेंट्स जो कि एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या फिर वो पेशेंट जिनको सांस की बीमारी है, उनमें किस तरह के अलग सिम्टम्स नजर आ सकते हैं और अलर्ट उनको कहाँ रहना है? देखिए, हमारे जो पेशेंट का प्रोफाइल रहता है उसमें एस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी। अब उसमें से आईएलडी एक ऐसा चीज था जो बहुत सारे पेशेंट्स को कोविड के बाद भी हुआ था। आईएलडी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एम्ब्रेला होता है, बट एक टाइप का आईएलडी जो है वो उसके बाद भी हुआ था। तो बहुत सारे पेशेंट्स अभी भी मेरे पास आने शुरू हो गए हैं कि हमें तो नहीं ऐसा दोबारा हो गया, या बाकी सब डॉक्टर्स के पास भी आ होंगे, मेरे को कोविड हुआ था तो उसकी वजह से अब सांस की दिक्कत तो नहीं हो रही। देखिए, है तो ये लंग्स का डिजीज दोनों ही। जो भी हो, एस्थमा हो या सीओपीडी हो या आईएलडी हो या और कोई इन्फेक्शन भी हो, ऑब्वियसली इसमें जो प्रॉब्लम है वो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज लंग्स वाले हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन लेवल वैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल से कम रहता है, और अगर कोविड उन पे लंग्स पे अटैक करता है तो वो और डाउन जाने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि कोविड जहाँ पे जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसके ऊपर सब फिर सुपरा एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और एस्थमा प्रेसिपिटेट होना या सीओपीडी प्रेसिपिटेट होना बहुत कॉमन सी चीज है। तो बहुत सारे पेशेंट्स अभी हमारे, जैसे अब आप कल आंधी आई थी जो भी दूसरे पैनलिस्ट ने भी बताया, तो उसमें धूल मिट्टी से भी प्रेसिपिटेट हुआ, प्लस अगर कोविड का भी अटैक हुआ होगा तो डबल वैमी है उस पेशेंट के लिए। वो प्रॉब्लम उस पेशेंट के लिए है कि फिर वो हो सकता है आईसीयू में जाना पड़े, हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो अगर आप इस तरह के पेशेंट हैं जो लंग्स के पेशेंट हैं, ऑलरेडी ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो वो उनको अगर ये सिम्टम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लंग्स के पेशेंट जो है वो ये लेके चलते हैं कि ये तो हमारे नॉर्मली 2-3 महीने में मेरे को ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। बट इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में कि अभी क्योंकि कोविड बढ़ रहा है, तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना है, क्योंकि वो सिवियरिटी बहुत ज्यादा हो सकती है उन केस में। नॉर्मल लोगों में तो खैर इतना बिल्कुल। सीवियर ये वायरस नहीं है, बट उन केसेस में सिवियरिटी ज्यादा हो सकती है या उनकी हॉस्पिटलाइजेशन की हालत हो सकती है। तो उसको वो अवॉइड करने के लिए उससे पहले ही ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। अब डॉक्टर वली आपके पास आते हैं। मैंने जो डॉक्टर साहब आंकड़ा दिया कि हमारे देश में 220 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हैं, ये हमारे लिए कितना बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं? पहली बात सुरक्षा कवच, दूसरी बात हमारा देश कितना तैयार है अगर हम कंपेयर करें पहले में और अब में? नहीं, देश तो तैयार है। वो जो पिछला ऑक्सीजन का जो कांड हुआ था उसकी वजह से डेथ्स हुई थी। अब हमारे पास ऑक्सीजन बहुत है और इक्विपमेंट भी बहुत है, वेंटिलेटर भी बहुत हैं, डॉक्टर्स समझ गए हैं कैसे इलाज करना है। मैं यहाँ दो छोटी छोटी बातें बताऊंगा क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। एक तो जिन लोगों को कोविड पहले हुआ था वो लोग ये ना समझें कि हमें कोविड 100% बॉडी से निकल चुका है। कुछ ना कुछ पोस्ट कोविड सिम्टम्स कहीं ना कहीं हैं जो कि डिलेड कोविड के हैं, जो ब्रेन फॉग के फॉर्म में या थकान के फॉर्म में। तो वो वाली थकान और फ्रेश इन्फेक्शन की थकान को अगर आप समझ रहे हैं कि 2+2 5 हो गए, तो फौरन डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण जो अब होगा वो थकान होगी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होंगे। हमारा तो डेटा इतना बड़ा है, मैं तो बार बार लोगों से कहता हूँ, आप लोगों ने भी कई बार ये पॉइंट आउट किया कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज की जो आबादी है उससे भी बड़ा है हमारा जो डेटा है वैक्सीनेशन। मैंने शुरू इसी बात से किया था कि कोविड इज डिफरेंट फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन नंबर्स। बिल्कुल। और हमारा भारत जो है, मैं बार बार पिछली बार भी कहता था कि हमारा भारत गांवों में रहता है और गांवों में लोगों को प्योर हवा, प्योर दूध, प्योर खाना, ऑर्गेनिक मौजूद होता है खाने के लिए। वो इस बात में हम शहर वालों से बहुत लकी हैं। तो उनकी इम्यूनिटी हमारी बनिस्बत अच्छी है। और तीसरा जो ये आपके चित्र में दिख रहा है डबल मास्क, हमने इसकी भी बात की थी। तो जो हमने अभी लर्न किया आपके पैनल से, वो दो बातें लर्न की। एक तो डायबिटीज पे ज़रा वॉच रखा जाए आज के संदर्भ में, और दूसरा अगर आपको वाकई में बीमारी है तो आप ये डबल मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक N95 और एक सर्जिकल। ये आ गया, दोनों आ गए।
N95 और सर्जिकल। ये आपने चित्र में दिखा रहे हैं, इतनी देर से मैं देख रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं मंगवा ही लूँ दूसरा वाला भी। तो ये सावधानी जो है बहुत जरूरी है। और मैंने तो किसी प्रोग्राम में ये भी कहा था इससे पहले कि जो पोस्ट कोविड वाले लक्षण हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और डॉक्टर साहब हमारे मनोज जी सूद साहब बैठे हैं, ये तो रोज देखते ही हैं। तो अनड्यू थकान, अनड्यू हार्ट बीट का बढ़ना, बुखार जो आम दवाओं से ठीक ना हो, 3 दिन से ज्यादा रहना उसका, और साथ में 10 उल्टी आना जबकि आपने बाहर खाना ना खाया हो। क्योंकि 90% लोगों को उल्टी दस्त आते हैं आजकल, शादी हो रही हैं, बाहर भी खाते हैं, फ्रिज का रखा हुआ भी खा लेते हैं। तो अपनी हाइजीन को मेंटेन करें अपनी। फिर मैं लास्ट बात वही कहूंगा, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, अच्छा खाएं, अच्छी तरह सोएं, तो आपको कोविड नहीं होगा। आपने कहा 3 दिन से ज्यादा बुखार, अगर मैं नॉर्मली वायरल की बात करूं, आपको याद होगा अक्सर हम उसको लेकर चर्चा करते हैं, और डॉक्टर मनोज भी हमारे साथ हमेशा पैनल पे होते हैं कि आजकल तो जो वायरल है वही 7 से 10 दिन तक चलता है। 7वें या 10वें दिन जाकर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है अब आप टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि इतना ड्यूरेशन तो रहता ही है नॉर्मली। आप 3 दिन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ कितने दिन वॉच करना पड़ेगा? ये कर रहा हूँ कि सतर्कता आ जानी चाहिए। 3 दिन में अगर बुखार नहीं ठीक हो रहा है, फौरन डॉक्टर के पास जाइए, ब्लड टेस्ट कराइए। इसमें क्या होता है, ब्लड काउंट्स नॉर्मल होते हैं, एंटीबायोटिक नहीं देना होता है। 90% पेशेंट को एंटीबायोटिक कोई ना कोई दे देता है, मोहल्ले का डॉक्टर या केमिस्ट। तो आप अपनी उसको इम्यूनिटी को और कम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 दिन के बाद अगर बुखार ना टूटे, तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए और डॉक्टर को टेस्ट करने दीजिए कि कौन सा बुखार है, वायरल है, बैक्टीरियल है या अदरवाइज है, फंगल है, दूसरी कारण से है। तो इसलिए हमसे गलतियां होती हैं। अगर पेशेंट सही वक्त में हमारे पास नहीं आता है, हम मिस कर जाते हैं बहुत सी चीजें। गला खराब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से है। अभी एक पेशेंट ब्रेक में मेरे पास आए, मैंने उनका स्ट्रेप्टोकोकस का टेस्ट कराया, सारे टेस्ट लेके आए, वो उनके चेस्ट में इन्फेक्शन है, एक्सरे नहीं हुआ उनका, उनको 7 दिन से बुखार आ रहा है। तो यही चीज अगर 3 दिन पहले हो जाती तो शायद हम जल्दी डायग्नोस कर लेते। तो इसलिए हम ये कहते हैं सतर्कता हमारे लेवल पे भी होनी चाहिए। जब आप सतर्कता की बात करते हो मरीजों के लिए, सबसे पहले हमारी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि मैं चेस्ट पेन का मरीज हार्ट अटैक का देख रहा हूँ या कोविड में चेस्ट पेन हो रहा है। बिल्कुल, तो एक बार डॉक्टर सूद से भी ये एक इसी पे कमेंट ले लेते हैं। जी डॉक्टर सूद, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भी। ये ऐसा है कि जो चीज मैंने पहले कही या बाकी डॉक्टर मोहसिन ने और डॉक्टर मनोज ने बोला है, जो पेशेंट हमारे जैसे मेरे तो सारे पेशेंट वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। आप टेक्निकली समझिए, मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे तो सारे ही पेशेंट वल्नरेबल कैटेगरी में है, चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड हो। जो बाकी डॉक्टर्स हैं, जैसे मान लो कोई सर्जरी का पेशेंट आया, अब क्या है कि अब जैसे कॉमनली क्या हो गया, हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी के वक्त भी कोविड टेस्टिंग शुरू हो गई दोबारा से। क्योंकि सर्जरी में जाएगा और प्रॉब्लम होगी, या हमें पता होना चाहिए कि कोविड है कि नहीं है, उसको सर्जरी को पोस्टपोन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अगर नहीं भी किया जा सकता है तो उसको पूरी प्रिकॉशंस के साथ किया जाए अगर इमरजेंसी सर्जरी है। तो वो सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ मैं ये भी बताता चलूं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं, जो जैसे अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आप इस चैनल पे ये मीडिया के थ्रू जो एक्सपोजर है लोगों का, वो भी बहुत एक सराहनीय काम है। क्योंकि बाकी लोगों को भी नहीं पता, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी, बहुत सारे जो नर्सिंग स्टाफ है या और स्पेशलिटीज के डॉक्टर हैं, उनको शायद अभी इतना जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते या नहीं पता, उनको नहीं पता है। तो आप भी आज ही हमारे हॉस्पिटल में, हमारी जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की मीटिंग थी, उसमें ये मुद्दा उठा था और यही बात हुई थी कि कोविड कमेटी जो पहले बनी थी उसको हम फिर से री इन्वोकेट करेंगे, उसको फिर से जगाएंगे, और बाकी जो पूरे जो चीजें हैं उसको हम लागू करेंगे जो कोविड के टाइम थी, स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप है। जहां जहां बात रही कि जो नॉर्मल लोग हैं, वो इसमें ना इसका एक थोड़ा सा बैलेंस भी रखना जरूरी है। बहुत पैनिक बटन दबा के भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मली जो पेशेंट, यंग पेशेंट आया है, मान लो सर्जरी कराने आया औरतों की, वो भी देखेगा अच्छा सभी प्रॉब्लम चल रही है, कोविड चल रहा है, तो वो बेचारा शायद अपना काम ना करवाए। उनको भी बिना पैनिक किए पूरी सावधानी लेते हुए काम करना आगे जरूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए डॉक्टर साहब पैनिक नहीं, हम इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, बहुत सरल तरीके से हम आप लोगों से पहली बात तो समझ रहे हैं कब कहाँ क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, इसीलिए आप लोगों से जानकारी ली जा रही है, क्योंकि सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते चलते डॉक्टर मनोज, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे समय में।
देखिए अभी दो चीजें मैं बता रहा हूँ, जैसे डॉक्टर बली साहब ने बताया कि जो पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं अभी तक लोगों को हो रहे हैं, और ये करीब करीब 200 तरह के सिम्टम्स होते हैं। आप समझ नहीं सकते हैं, किसी भी तरह का सिम्टम्स हो सकता है, खास करके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट। और कोविड देखिए एक वैस्कुलर इंडोथीलियम को बिल्कुल डैमेज कर दिया है, तो किसी भी पेशेंट्स में क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है। और आप देख रहे होंगे कि पोस्ट कोविड इवन जिनको माइल्ड कोविड हुआ था उनमें भी हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। तो सावधानी तो बरतनी है। अब इम्यूनिटी देखिए एक दिन में तो बूस्ट होती नहीं, इम्यूनिटी आपके खान पान से, आपके फिजिकल एक्सरसाइज से। स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा एक इम्यूनिटी का कहिए कि बाधक है। इम्यूनिटी जो स्ट्रेस एक सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन, मतलब पूरे शरीर में समझिए कि इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। स्ट्रेस अवॉइड करें, स्लीप प्रॉपर लें, खाना पौष्टिक खाएं, खाना घर का बना हुआ खाएं, प्रॉपर रेस्ट करें। और मुझे लगता है कि वैक्सीनेशंस का इफेक्ट तो है ही, और जो मेमोरी सेल्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी के जो ये दो चीजें हैं जो याद रखते हैं कि हाँ इस तरह के इन्फेक्शन से हमारा पहले पाला पड़ा था, मेमोरी टी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स, वो बी सेल्स वो आपको बचाएंगे। तो इस बार इतने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल वक्त की कमी है। हाँ डॉक्टर मनोज जी, चलिए चलते चलते डॉक्टर सूद अपनी बात रख दीजिए, वक्त की कमी है हालांकि 10 सेकंड में। बस एक चीज मैं कहना भूल गया, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि एस्केलेटरी मेथड होता है, तो मेरा पॉइंट ये था कि फर्स्ट एस्केलेशन जो है वो ये हो सकता है कि आप अभी क्राउडेड प्लेसेस पे, थोड़ा सा क्राउडेड प्लेसेस में जाना कम कर सकते हैं, अननेसेसरी क्राउडेड इसी को हम सावधानी भी कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे जरूरी है कि बुखार खांसी अगर आपको होती, गले में दर्द, थकावट होती है, बदन दर्द होता है, स्वाद में किसी तरह की कोई कमी आती है, तो फिर आप तुरंत पहली बात चिकित्सक से सलाह लें। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, सावधानी बरतनी है, मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात बिल्कुल पक्की है कि हमारा देश पूरी तरह से तैयार है, हमारे देश में कोविड का सुरक्षा कवच है, इसीलिए हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें अलर्ट रहना है और अपना और अपनों का ख्याल रखना है। रहिए हमारे साथ।